बच्चों नमस्कार, मैं संजू सांगवान आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा जगत में स्वागत करती हूँ। तो बेटा पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार को पढ़ा था, आज हम उसका आगे का जो भाग रहता है उसको करेंगे। तो बेटा जो एग्जामिनर होता है वो आपसे एग्जाम में कई बार जो वर्णों का उच्चारण स्थान होता है उसको लेकर के प्रश्न करता है और बच्चे उसको देख करके पजल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ण हैं और उनका उच्चारण स्थान याद करना संभव नहीं हो पाता है, परंतु इसको ट्रिकली करते हैं और जानते हैं कि किसका उच्चारण स्थान क्या रहता है। तो देखते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, ठीक है बेटा। उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है, जो वर्णों को कम से कम 9 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले होता है हमारा कंठ, दूसरा होता है बेटा हमारा तालव्य, तीसरा होता है बेटा हमारा मूर्धन्य, ठीक है, और चौथा होता है बेटा हमारा दंत, और पांचवा होता है ओष्ठ, और छठवां होता है दंतोष्ठ, और फिर आता है हमारा कंठोष्ठ, और देखो बेटा जहां तक भी हमारा जाता है दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है, और फिर क्या आता है कंठ और तालु, और लास्ट हमारा होता है बेटा नासिके, ठीक है। तो ये हमारे उच्चारण स्थान होते हैं बेटा, जहां पर एग्जामिनर हमसे प्रश्न पूछता है कि उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन है वो कितने भेद होते हैं, तो वो कितने होते हैं 9 होते हैं, और उच्चारण स्थल यही से जाना जाता है। भेद बेटा ये मान लेते हैं, परंतु यहाँ से हमारे स्वर और व्यंजन जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान हम देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कंठ से क्या होता है बेटा। कंठ से होता है हमारा क, ख, ग, ख, ठीक है, और साथ में क्या आ जाता है हमारा ए, आ, और क्या है, ठीक है। बताती हूँ एक बार हम उच्चारण स्थान देखते फिर बताती हूँ कि आप इसको याद कैसे कर सकते हो। जो तालव्य होता है बेटा हमारा उसमें क्या आ जाएगा च, छ। देखो ये सारे के सारे मैं आपको कहाँ करवा चुकी हूँ, ये मैं सभी आपको किसमें, जो हमारे वर्ण विचार की पहली वीडियो हमने डाली है उसमें, उससे हम स्वर और व्यंजन को अच्छे से करते चले आ रहे हैं। यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। य और श, ठीक है। फिर आता है हमारा मूर्धन्य। मूर्धन्य में क्या होता है बेटा, मूर्धन्य में होता है ट, ठ, ड, ढ, और क्या आ जाता है हमारा, यहाँ पर आ जाता है हमारा री, र और श। ये क्या, देखो दोनों श के मैंने पहले भी बताया है, ये क्या है श, ये क्या है श, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है बेटा स, ठीक है। त, थ, द, ध, और फिर क्या आता है हमारा ल और स, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है बेटा हमारा स। फिर आता है ओष्ठ। ओष्ठ में क्या होता है बेटा प, फ, ब, भ, और क्या, और हमारा आता है बेटा उ और ऊ। नेक्स्ट आता है दंतोष्ठ है। अब यहाँ पर क्या है, वह है, और फारसी वाला जो फ होता है, नीचे क्या लगा होता है फारसी वाले फ के, नुक्ता चिन्ह, ठीक है। ये जो नीचे लगता है इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता चिन्ह। तो वह और फारसी वाला फ। नेक्स्ट जो आता है कंठोष्ठ है। अब कंठ और गले से, ठीक है, कंठ और ओष्ठ। कंठ क्या है, गला है, ओष्ठ क्या है, होठों से। अब कंठ में क्या आता है बेटा, ए आता है, और ओष्ठ में क्या आ रहा है, उ आ रहा है। और जो मैंने पहले आपको पढ़ाया है, बताया है, उसमें क्या बताया कि ए और उ को मिलाने से क्या बनता है, ओ बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ और औ, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, कंठोष्ठ से। नेक्स्ट हमारा आता है कंठ और तालु। अब कंठ में क्या है, ए है,
और तालु में क्या है, ई है, और दोनों को मिलाने से बनेगा क्या, ए और आई बन जाएगा। ठीक है। और जो लास्ट हमारा आता है वो होते हैं बेटा नासिक के व्यंजन। अब जो नासिक के व्यंजन होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का, आपने ध्यान भी दिया होगा कि यहाँ पे हमने किसी भी वर्ग का पंचमा अक्षर जो है उसको स्थान नहीं दिया है। तो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर जो यहाँ पर आ जाता है, इंगे, इंगे भी बोल देते हैं, अंग भी बोल देते हैं, अड़ भी बोल देते हैं। सही उच्चारण यदि हम मान के चलें तो अंग भी बोल सकते हो इसको। ठीक है। सभी अपने अपने आधार पर बोलते चले जाते हैं, परंतु आपको उच्चारण की बजाय किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, यहाँ पर आपको अपने कंपटीशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, न और मैं। ठीक है। ये हमारे क्या हो जाते हैं, नासिक के व्यंजन। अब देखो बेटा ये सभी क्या है, हमारे उच्चारण के आधार पर व्यंजन और स्वर। ठीक है। और इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ कहाँ से हो रहा है, चाहे वो स्वर है चाहे वो व्यंजन है। यहाँ से हमने वो जाना। अब इसको याद करने का जो तरीका होता है उसको देख लेते हैं। पहले वाला जो है हमारा, इसको हम क्या बना सकते हैं, देखो ए आया है ना, ए है, ए। अब कैवरग आया है तो ए कू है ना, और क्या लिख दो, विसर्ग। आ तो अपने आप ही आ जाता है, ए कू विसर्ग, तो ए आ विसर्ग और कैवरग। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ई है, साथ में चू है और यश है, इचू यश। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो इसको, नेक्स्ट लिख सकते हो ऋतुरस। ठीक है, ऋतुरस। ठीक है। साथ में क्या आया है हमारा, त थ द ध ल स, तो इसको क्या लिख सकते हो, तुलस लिख सकते हो। ये याद करने का तरीका है। वैसे 2-3 बार यदि आप मेरी वीडियो को ही सुनते हो तो आप इसको वैसे भी याद कर सकते हो, बस तरीका हम अपने शॉर्टकट के लिए बना लेते हैं। तो बेटा शॉर्टकट की बजाय यदि हम इसको याद करके चलते हैं ना तो जीवन में कभी भी इसको नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट जो आता है, ओष्ठ से क्या बन रहा है, अब हमारा है बेटा ऊ, प और ब, उपब। ठीक है, ऊ प ब। ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, उपब। तो यहाँ पर हमारा क्या रहता है, ये तो हमारे बन जाते हैं ट्रिकली बेटा, कि भाई यहाँ पे हमने इसका एक ले लिया, यहाँ से एक ले लिया या पीछे का ले लिया, ये हमारे ट्रिकली बन जाते हैं। परंतु जो आप नीचे वाले करते हो इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ये क्या है, आपको याद करना पड़ेगा कि दंतोष्ठ में क्या है, ब, और फारसी वाला फ है। फिर है कंठोष्ठ में क्या है, ओ और औ है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, कंठ और ओष्ठ, क्योंकि क्या है, कंठ और ओष्ठ है। ठीक है। कंठ और होठों को मिला करके बोला जाता है। तो कंठ में ए आता है और होठों से ऊ आता है, और दोनों को मिलाने से और औ बनता है। उसी प्रकार कंठ और तालु, ए और ई को मिलाने से क्या बनता है, ए और आई बनता है। और बेटा जो 5वें अक्षर होते हैं वो तो आपके होते ही हैं। पंचमा अक्षर मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ। इसको यदि आप करना चाहो तो अणंगमन कर सकते हो, और नहीं तो आप अंग है, अण है, ठीक है, यह है, न है और मैं है, ऐसे भी आपको याद रह जाएगा। तो बस इसको याद करने की यही एक ट्रिक है बेटा। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि मोस्टली जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो उच्चारण स्थान किस किस का पूछा जाता है। ठीक है। वो उच्चारण स्थान बेटा देखो सभी का उच्चारण स्थान नहीं पूछा गया है। कभी कभार होता है कि सभी का उच्चारण स्थान पूछा जाए कि भाई इसका भी बताओ, इसका भी, नहीं तो वो मोस्टली इन्हीं का उच्चारण स्थान पूछता है। दूसरा एक क्या होता है, जो नासिक के व्यंजन होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम पंचमा अक्षर के नाम से भी जानते हैं। इसको साफ कर देती हूँ, आगे करेंगे। उन्हीं को हम पंचमा अक्षर के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, निम्न में से री का उच्चारण स्थान बताइए या फिर श का उच्चारण स्थान बताइए। ठीक है। तीनों ही श का जो उच्चारण है, श और स का जो उच्चारण स्थान है वो कर्म से ही है, मूर्धा है ना। सबसे पहले तालु है, फिर मूर्धा है और फिर दंत है। श हमारा तालु से बोला जाता है, फिर श हमारा मूर्धा से बोला जाता है, और फिर हमारा तालु से फिर हमारा किससे, दंत से बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वर यंत्र के आधार पर, स्वर यंत्र के आधार पर व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद। ठीक है।
अब बेटा देखो, स्वर तंत्री भी बोल देते हैं, स्वर यंत्र भी बोल देते हैं, और इसके आधार पर क्या है, हमारे व्यंजन के भेद पूछे गए हैं। तो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन सा? पहला होता है हमारा सघोष, और इसको क्या बोला जाता है? घोष भी बोल दिया जाता है, घोष। ठीक है, घोष व्यंजन भी बोल दिए जाते हैं। और घोष देखते ही आपको पजल नहीं होना है, क्योंकि सघोष और घोष एक ही नाम है। ठीक है, और दूसरा जो होता है बेटा हमारा, वो कौन सा होता है? वो होता है बेटा हमारा अघोष। ठीक है, सघोष और अघोष। घोष क्या होते हैं बेटा? कंपन। ठीक है, स्वर तंत्री के आधार पर क्या है? अब यहाँ पर क्या पूछा गया कि भी इनको बोलते समय स्वर तंत्री में किस में कंपन होती है और किस में नहीं होती है। तो यहाँ पर बस यही पूछा जाता है, परिभाषा आपको नहीं लिखनी है। क्या है? स होता है साथ, और घोष गूंज या कंपन। तो जो वर्ण गूंज या कंपन के साथ बोले जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? घोषतव व्यंजन या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और देखो व्यंजन तो वो बोले ही जाते हैं, परंतु इसमें काउंट क्या होते हैं? गिने हमारे स्वर भी जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का, इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पहला नहीं आएगा इसमें। कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, साथ में क्या है हमारा? देखो ये तो क्या हो गए? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। फिर आता है बेटा हमारा इसी में क्या? य, र, ल, व और क्या है। ठीक है, और साथ में क्या आ जाता है बेटा सघोष में? फिर आ जाते हैं हमारे सभी स्वर। सभी क्या? स्वर। तो ये क्या होते हैं बेटा? ये सभी होते हैं हमारे सघोष, क्योंकि इनको बोलने में स्वर यंत्र में क्या होती है? कंपन या गूंज उत्पन्न होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सघोष वर्ण बोला जाता है, यानी कि गूंज के साथ जो बोले जाते हैं, कंपन के साथ जो बोले जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे सघोष वर्ण। फिर आते हैं अघोष वर्ण। अ मतलब बिना, घोष मतलब गूंज या कंपन। तो क्या कहते हैं कि जो वर्ण स्वर यंत्र में कंपन के बिना बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। और ये कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, क्या कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और क्या? पहला दूसरा वर्ण और श, स और स। श, श, स। तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, परंतु ये श होता है। ठीक है, ये श होता है और ये स होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और क्या? श, स और स। कई बार इनकी संख्या पूछ ली जाती है बेटा। तो जो सघोष वर्ण आप गिन के भी देख सकते हो, ये कितने होते हैं? 31 होते हैं। और जो अघोष वर्ण है वो कितने होते हैं? वो हमें दिखाई दे रहा है, 5 वर्ग हैं। तो कितने हो जाएंगे हमारे बेटा? 13 हो जाते हैं, क्योंकि 5 वर्ग के जब 2-2 चल रहे हैं तो हमारे कितने? 10 वो हो जाते हैं, 3 हमारे ये काउंट हो जाते हैं। तो ये क्या है? हमारे सघोष और अघोष वर्ण। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा किसके आधार पर? अंतिम प्रकार भी है प्राणतव के आधार पर। ठीक है, प्राणतव क्या होता है बेटा? प्राणतव होता है श्वास। ठीक है, कई बार एग्जामिनर आपसे श्वास के आधार पर पूछ लेता है, कई बार प्राणतव के आधार पर। तो प्राणतव को देख करके भी नहीं घबराना और श्वास के आधार को कहे तो भी नहीं घबराना, क्योंकि दोनों में बात क्या है? एक ही है। श्वास और प्राणतव एक ही है। ठीक है, तो इसके आधार पर भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन सा? अल्प प्राण और कौन सा बेटा? महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्राण क्या है? श्वास है। अल्प क्या है? थोड़ा है। प्राण क्या है? श्वास है। महा क्या है? ज्यादा है। तो क्या कहोगे? अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा
कम लगे तो वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे कौन से? अब अल्प मतलब थोड़ा और श्वास क्या कहते हैं कि प्राण मतलब श्वास, कहते हैं कि थोड़ी जिसमें सांस लेना पड़े, अर्थात तो जिन वर्णों को उच्चरित करते समय क्या लगे? श्वास की मात्रा कम लगे तो वो क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। तो ये बेटा होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और क्या? य, र, ल, व और क्या? सभी स्वर। क्या? सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। गिनती इनकी भी पूछी जाए तो आप सीधा सीधा गिन सकते हो। 5 हमारे वर्ग होते हैं, 3 से 5 जाता तो 15 वो हो जाते हैं, 4 हमारे ये हो जाते हैं, 19 हो जाते हैं और 11 हमारे स्वर हो जाते हैं। तो ये कितने बन जाते हैं? ये हमारे 30 बन जाते हैं। तो गिनती आप अपने आप भी लगा सकते हो, मुझे उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब आपका ये पता होता है आपको कि भी पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण है और 5 वर्ग होते हैं, फिर हमारे अंतस्थ व्यंजन है इसमें और साथ में हमारे सभी स्वर हैं, तो 11 हमारे स्वर हैं, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं और 15 वहां बन जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो आता है महाप्राण। अब महाप्राण क्या होता है बेटा? महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब श्वास। तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगे, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? महाप्राण। तो यहां पर क्या लिखोगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और क्या बेटा? फिर क्या बचा हुआ है? अब अंतस्थ तो यहां आ गए हैं, यहां पर क्या आ जाएंगे? ऊष्म व्यंजन। तो श, श, स, है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आपके महाप्राण होते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आया होगा कि मैडम ने कहीं भी संयुक्त व्यंजनों का वर्णन नहीं किया, ना ही उच्चारण में किया, ना ही प्राणतव में किया, ना ही सुर यंत्र में किया। तो बेटा संयुक्त व्यंजन कहीं भी काउंट नहीं किए जाते। यदि उनका आपको उच्चारण भी देखना है तो जिन 2 वर्णों से मिलकर बने हैं उन दोनों का उच्चारण देखिए और उन दोनों को मिला करके बता सकते हो, और यहाँ भी उसको नहीं देखा जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हो। नेक्स्ट जो होता है, इसको याद करने की एक ट्रिक होती है। क्या? देखो बेटा, जब भी आप इसको लिखते हो तो क्या लिख लो? अब हमें पता है किस चीज का कि भी देखो, एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है, साथ में क्या है? अघोष। ठीक है, तो दोनों को तो ए से डिनोट कर लो, ए मान लो इन दोनों को। ठीक है, फिर क्या है? महाप्राण, इसको क्या? एम मान लो। फिर क्या है हमारा? एक था हमारा सघोष। ठीक है, इसको ऐसे मान लो। अब क्या करो? अब यहां पे क्या लिखो? क, ये जो आपकी वर्णमाला है, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, अब जब हम इसको नंबरिंग दे देते हैं ना बेटा, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, इसको हमने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है कि भी अल्प प्राण अघोष, और पेपर में कैसे आता है कि निम्न में से जो वर्ण इनमें से कोई भी एक दे दे, अल्प प्राण अघोष है या महाप्राण सघोष है, इस तरह से पूछा जाता है। तो हमारा अल्प प्राण क्या था? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण था, है ना, और अघोष क्या था? पहला और दूसरा वर्ण था। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो? इसको आप डिनोट कर सकते हो ए से। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, और फिर क्या हमारा अल्प प्राण में क्या जा रहा था? फिर हमारा ये भी ए हो गया और ये भी हमारा ए हो गया, है ना। तो ये क्या हुआ हमारा? हमने देखा कि भी जो हमारा अल्प प्राण और अघोष, यदि हमसे क पूछा जाए तो ये क्या है?
अल्प प्राण और अघोष है ना। उसी प्रकार महाप्राण क्या है, दूसरा और चौथा वर्ण है। यहाँ पर क्या ए के साथ नीचे आप एम से डिनोट कर लोगे। एम क्या है, महाप्राण है ना। और सघोष में हमारे क्या थे, लास्ट के 3 थे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर आप एम और एस लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पर भी आपने एस लिख दिया और यहाँ भी एस लिख दिया। यदि आपसे वो गय पूछे कि गय कौन सा है, तो गय क्या है आपका, गय आपका अल्प प्राण भी है और क्या है, सघोष भी है। तो इस प्रकार आप इसको याद भी कर सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। और एक लास्ट जो पॉइंट बचता है बेटा यहाँ से, उसको कैसे करोगे। एक जो एग्जामिनर है आपसे, क्योंकि ये वर्ण विच्छेद पूछ लेता है, ठीक है, वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद में कुछ नहीं है, जितना भी हमने किया है वर्ण विच्छेद, कोई भी शब्द दे दे आपको, वर्ण विच्छेद होता है बेटा जो वर्णों को अलग अलग करके लिखना। अब वर्ण विच्छेद में यदि आपसे पूछता है तो द जमा ई और साथ में क्या, इसको हलंत कर दो, स्वरियों का यूँ आ जाएगा। वह है जमा क्या आ गया, आ, और जमा र और जमा ए, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या हो जाता है, वर्ण विच्छेद किसी भी शब्द का। जैसे इसी प्रकार हमने ले लिया, भारत को ले लिया। अब भारत में क्या किया, भय जमा आ जमा र जमा ए जमा त जमा ए। तो यदि किसी भी वर्ण विच्छेद में आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। तो वर्ण विच्छेद होता क्या है, आप देखते ही, अगर वो शब्द देता है ना कि दीवार का वर्ण विच्छेद कीजिए, तो आप देखते ही पजल हो जाते हो कैसे करें। कुछ नहीं है, वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। तो बेटा आप ये चीज़ ध्यान रखोगे और अच्छे से इसको करोगे। यदि नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगली कक्षा में करेंगे। परंतु जो हमारा वर्ण विचार है वो यहाँ पर समाप्त होता है। इससे संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।